So here we'll talk about the 11th schedule. So 11th schedule deals with the panchayats, and there are 29 functional items in the 11th schedule. So we'll see all the items. So first one is agriculture, including agriculture extension. Very natural कि गाँव में है तो agriculture तो होगा ही, and agriculture extension. Then अब जो गांव में है उनका लैंड जमींदार ने ले लिया था इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, तो क्या था, लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन गांव में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी लोग हैं वो लैंड पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए. सो यहाँ पे लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन. लैंड कंसोलिडेशन के मतलब है कि ये लैंड यहाँ पे है, किसी का आधा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो उनको ये इतना लैंड यही इसी जगह प्रोवाइड कर दिया जाए एंड ये लैंड किसी और को दे जाए, तो दिस इज लैंड कंसोलिडेशन. Then minor irrigation, water management and watershed development. So irrigation, minor irrigation and water management and watershed development. Very natural. ये भी agriculture से related है. तो ये तीनों point है. And then animal husbandry, dairying and poultry. तो ये सारे जो points है, fisheries हो गया, social forestry, farm forestry, minus forest produce. तो ये सारे अभी तक हमने जो point देखे हैं ये सारे related है agriculture. Agriculture, agriculture extension, land improvement, implementation of land reforms, land consolidations or conservation, minor irrigation, water management, watershed development, and animal husbandry, dairying and poultry. So animal husbandry, dairy and poultry is also a part of agriculture. Then fisheries and social forestry and farm forestry. So social forestry में क्या किया जाता है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है एंड फॉरेस्ट को लगाया जाता है कि फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी. से सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री. फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमारा है यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. Focus on the small scale industry and food processing industries. खाद्य and village cottage industry. So small scale industries गाँव में लगती है. Food processing industry होगी छोटी मोटी food processing industries. And खाद्य and village cotton industry. खाद्य गाँव में काफी फेमस रहता है. And cotton industry. And rural housing, drinking water. तो गाँव में क्या होता है, हैंडपंप से पानी भर के लेके आते थे पहले, तो अब क्या है, टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर विलेज. Then we have fuel and fodder. So very important. जैसे गाँव वाले के लिए fuel and fodder is very important. Then road, culverts, bridges, ferries, waterway and other means of communication. तो अगर आपको एक जगह जाना है दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पे कभी सपोज तालाब आ गया, नदी आ गई, कुछ भी आ गया बीच में, एक गाँव से दूसरे गाँव को कनेक्ट करने के लिए हमें रोड ये सब चाहिए. अगर सपोज कच्ची रोड है तो यहाँ पे क्या होगा, जब पानी गिरेगा तो पूरी रोड खराब हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ का कनेक्शन टूट जाता है. तो इसलिए हमें रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है. तो ये नहीं तो गाँव क्या होगा, शहर से कट हो जाता है. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी की बात की, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना वेरी इंपॉर्टेंट. देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हो गए जैसे गोवर्धन होता है एंड लकड़ी यूज करते हैं, तो ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आते हैं. पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गाँव में गरीबी हटाना, तो इट्स पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम. देन गाँव में भी एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल पे फोकस करना एंड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना. तो गाँव लेवल पे एजुकेशन की भी बात की है, पॉवर्टी एलिवेशन. एंड पॉवर्टी एलिवेशन कैसे होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में, और फिर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करो कि वो जॉब ले पाए. एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे फोकस किया, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन विद लाइब्रेरीज. ये हो सकता है पॉइंट की लाइब्रेरीज कैसे गांव में स्टैब्लिश करेंगे, तो इस गांव में भी लाइब्रेरी स्टैब्लिश करने का यहाँ पे पॉइंट है. देन कल्चरल एक्टिविटीज, गांव में बहुत सारे नाटक होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, तो वो सब का इंक्लूड किया है. मार्केट्स एंड फेयर, बहुत सारे मेले लगते हैं गाँव में, तो वो सारे इंक्लूड किए गए. हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज. तो हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंड देन फैमिली वेलफेयर. फैमिली वेलफेयर is one point of family welfare. And women in child development. So they focus on the women in child development. कि गायों की महिलाओं को भी सही से सारी सर्विसेज मिले. एंड सोशल वेलफेयर एंड फोकस क्या है, वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड. तो शहर में जो हैंडीकैप रहते हैं या मेंटली जो रिटार्डेड है उनको काफ़ी दिक्कत होती है, तो गाँव में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन पर भी फोकस किया गया है. एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आज भी गाँव में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको खत्म करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल फोकस दिया गया. देन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गांव में बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के घर अनाज पहुंचाने के लिए. देन मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी एसेट, जो भी कम्युनिटी एसेट्स, सपोज कोई तालाब है या कोई फॉरेस्ट है उसको मेंटेन करना, तो वो भी फोकस किया गया. तो दीज आर द 29 सब्जेक्ट्स इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
तो यहाँ पे ट्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं किया है, बिकॉज स्टेट तैयार नहीं हो रही थी अपनी पावर को कम करने के लिए, क्योंकि स्टेट की पावर कम होगी और पावर जाएगी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी पे, तो इसलिए काफी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दी है स्टेट्स को। तो दिस इज नॉट ट्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द पंचायती राज। तो स्टेट की डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी करनी ही करनी पड़ेगी, बाकी स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो इसे अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपको ग्राम सभा तो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। आपको पंचायत बिठानी पड़ेगी विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कितने 3 लेवल पे पंचायत 3 लेवल पे बिठानी पड़ेगी, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन कराने पड़ेंगे, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों में जो भी तीनों टीयर हैं, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। और चेयरपर्सन में जो भी है इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये कंपलसरी प्रोविजन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कराना चेयरपर्सन का इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इज अ कंपलसरी प्रोविजन। एंड वोटिंग राइट्स, ठीक है, जो भी चेयरपर्सन हो गया, जो दूसरे मेंबर्स होंगे, उनके वोटिंग राइट इंश्योर करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड 21 मिनिमम एज रखी गई है, इज अ कंपलसरी प्रोविजन। देन रिजर्वेशन करना है SC/STs के लिए, ये कंपलसरी प्रोविजन है। एंड 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व करना, इट्स ऑल्सो कंपलसरी प्रोविजन। एंड 5 साल का टेन्योर रखना, अगर डिसॉल्व हो जाता है तो अगर 6 महीने से कम बचे हुए हैं तो इलेक्शन कराना जरूरी है, कि 6 महीने से ज्यादा बचे उसको तो फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा इलेक्शन कराने के लिए। टेन्योर 5 साल का है तो कंपलसरी प्रोविजन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश करना, स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश करना, इट्स अ कंपलसरी प्रोविजन। कुछ वॉलंटरी प्रोविजन है, ग्राम सभा को पावर एंड फंक्शन देना। तो सबसे वीक पॉइंट यही आ गया कि स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो ग्राम सभा को पावर एंड फंक्शन देगा कि नहीं देगा, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस। तो ये एक वॉलंटरी प्रोविजन है इसमें। एंड ये डिटरमाइन करना कि जो विलेज पंचायत का जो इलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंटरमीडिएट एंड डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होगा, लेकिन जो विलेज लेवल पे इलेक्शन है वो वॉलंटरी है, आप डायरेक्ट करा सकते हैं या इनडायरेक्ट करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्टेट पे। तो विलेज लेवल पर जो विलेज पंचायत का चेयरपर्सन है उसका मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, वो डिस्क्रिशन है। लेकिन जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसका इनडायरेक्ट ही होगा, वो कंपलसरी प्रोविजन है, उसका नहीं चेंज कर सकता स्टेट गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेशन देना चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत एंड द इंटरमीडिएट पंचायत। तो इन द केस ऑफ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, मतलब जो विलेज पंचायत का चेयरपर्सन है उसको कहाँ पे प्रोवाइड करना है रिप्रेजेंटेशन, इंटरमीडिएट पंचायत पे, अगर इंटरमीडिएट पंचायत नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। मतलब सपोज ये गांव लेवल पे जो बंदा है, ठीक है, यहाँ पे सपोज विलेज पंचायत है, ये है इंटरमीडिएट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो इसको जो इसका चेयरपर्सन है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, अगर ये ना हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे, वॉलंटरी प्रोविजन है। तो हो सकता है कि इनको विलेज पंचायत के चेयरपर्सन को रिप्रेजेंटेशन ना मिले अगर स्टेट ना चाहे तो, वो क्योंकि ये वॉलंटरी प्रोविजन है। फिर यहाँ पे गिवन प्रेजेंटेशन चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और ये भी कर रखा है कि जो भी सपोज इंटरमीडिएट पंचायत का है इसको रिप्रेजेंटेशन है डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे रिप्रेजेंटेशन। देखो विलेज पंचायत वाले को इंटरमीडिएट वाले, तो विलेज पंचायत वाले को इंटरमीडिएट वाले पे रिप्रेजेंटेशन देना, एंड विलेज इंटरमीडिएट वाले को डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे रिप्रेजेंटेशन है। ये वॉलंटरी प्रोविजन है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे हटा भी सकता है या दे भी सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन देना पार्लियामेंट के मेंबर को of the both the houses and the state legislature in the panchayat at different level falling within their constituencies. सपोज इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ से पंचायत है, तो वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बैठे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना। ये भी स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो रिप्रेजेंटेशन दे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को वहाँ पे पंचायत में, अदरवाइज नहीं दे डिफरेंट लेवल्स पे। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सपोज एक मेंबर है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है, यहीं पे विलेज पंचायत है, उस विलेज पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे, बिकॉज ये वॉलंटरी प्रोविजन है। रिजर्वेशन प्रोवाइड करना बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, इट्स अ वॉलंटरी प्रोविजन। लेकिन SC/ST के लिए और वुमेन के लिए दैट इज कंपलसरी, ओबीसी के लिए रिप्रेजेंटेशन इज वॉलंटरी। फिर पावर प्रोवाइड करना टू द पंचायत टू enable them to function as an institution of self government, उनको पावर एंड अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि वो काम कर पाए एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मींस उनको ऑटोनमस बॉडी बनाए। तो ये वीक पॉइंट है कि पावर एंड अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे नहीं दे, तो वॉलंटरी प्रोविजन है। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, अब 29 फंक्शन जो हमने देखे हैं, अब सारे पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसॉल्व करती है, तो अब वो वॉलंटरी प्रोविजन है, अगर करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे।
अब पंचायत को फाइनेंशियल पावर देना, तो फाइनेंशियल पावर भी वॉलंटरी है, नहीं देना चाहे तो पंचायत को पैसे ना दे, तो उनको अलाउ करें कि वो टैक्स लगा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूटीज एंड फीस। तो स्टेट गवर्नमेंट जब पंचायत से बोलेगी कि हाँ अब आप टैक्स लगा सकते हो, आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तभी पंचायत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो पंचायत को बिल्कुल काम ना करने दे, उसे फाइनेंशियल पावर ही नहीं प्रोवाइड करे, पैसे ही नहीं प्रोवाइड करे। तो असाइनिंग टू द पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस डिवाइडेड एंड कलेक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी मतलब पैसे देना, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को पैसे दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट खुद जो फीस कलेक्ट करे उसमें से पैसे पंचायत को देना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है। फिर नाउ मेकिंग द ग्रांट्स इन टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स है, उससे पैसे पंचायत को देना, वो भी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल द मनी ऑफ द पंचायत, मतलब जितनी भी पंचायत की मनी है उसे एक फंड बना के उसमें डाल सकते हैं, तो ये भी वॉलंटरी प्रोविजन है। सो म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो मायो का रिजोल्यूशन आता है सबसे पहले 80-70 में ऑन द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने बहुत खुशी से नहीं किया था, बिकॉज उस टाइम उन्हें 1857 के रिवॉल्ट के बाद पता चल गया था कि फाइनेंसेस हम मैनेज लोकल लेवल पे ही कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आया था डिवोल्यूशन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एट द टाइम ऑफ मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870। फिर लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन आता है 1882 में, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन, रिपन द गुड भी बोलते थे, इन्होंने थोड़ा ढंग का काम किया था एज अ ब्रिटिशर। तो लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882 एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल गवर्नमेंट, ही इज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट इन इंडिया। So Rippon is known as the father of local cell government in India. फिर 1907 में बनती है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी रिपोर्ट 1909 में आती है। इसके जो चेयरमैन होते हैं हॉब हाउस, सो चेयरमैन वाज हॉब हाउस। रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइजेशन चेयरमैन वाज हॉब हाउस। इन 1909 में इसकी रिपोर्ट आती है, 1909। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था, इसमें लोकल सेल गवर्नमेंट बिकेम अ ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब मिनिस्टर जो थे, इंडियन मिनिस्टर थे, वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर अंडर दिस। तो लोकल सेल गवर्नमेंट वाज अ ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास किया था, कैंटोनमेंट एक्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आता है, यहाँ पे लोकल सेल गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट रखा जाता है, तो आज भी इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। यहाँ पे 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। फर्स्ट वन इज अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड यूज। एंड देखो अर्बन प्लानिंग करना, लैंड यूज का रेगुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, शहर में बिल्डिंग्स बनाना। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, देन प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस, ये पॉइंट वहाँ पे भी था 11 शेड्यूल में भी। देन वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई था, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वाटर सप्लाई टू द हाउस होल्ड। देन पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। शहरों में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, तो यहाँ पे सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ पे फोकस किया गया है। फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, वहाँ पे क्या था हमारा फार्म फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री है। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, प्रमोशन ऑफ द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन सोसाइटी इंक्लूडिंग हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, तो ये चीज वहाँ पे फोकस की गई 11 शेड्यूल में और 12 शेड्यूल में भी कॉमन है। देन स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन, गाँव में स्लम नहीं होते तो इट इज ओनली इन द 12 शेड्यूल। अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, तो गाँव की पॉवर्टी को खत्म करने के लिए भी प्रोग्राम था, अर्बन पॉवर्टी के लिए प्रोग्राम है यहाँ पे। एंड प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज सच एज पार्क, गार्डन एंड प्लेग्राउंड, ऐसी फैसिलिटीज कुछ गाँव में नहीं प्रोवाइड करने की बात की है। फिर प्रमोशन ऑफ कल्चरल एजुकेशन एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। देन बरियल एंड बरियल ग्राउंड्स, बिकॉज गाँव में शहरों में वो जमीन की बड़ी कमी है, तो बरियल ग्राउंड, क्रिमेशन ग्राउंड, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम, तो इस पर फोकस किया जाएगा। नाउ कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएलिटी टू एनिमल्स। सो कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, देखो गाँव शहरों में भी जानवर सड़क पे घूमते रहते हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, तो उनके लिए कोई क्रूअल ना हो। ऊपर से कैटल पॉन्ड फोकस किया गया है कि वहाँ पे जो गाय हैं वो जाके, गाय हैं बकरियां हैं, वो पानी पिए जाके, तो उसको देखना। तो शहरों में पानी नहीं मिलता है, जो भी जानवर होते हैं, तो उस पर फोकस किया गया शहरों में, तो कैटल पॉन्ड्स लग सकता है गाँव वाली चीज़ों की, लेकिन ये हमारे दे रखा है म्यूनिसिपैलिटी वाले चीज़ में, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल। देन वाइटल स्टैटिस्टिक इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, शहर लेवल पे बर्थ एंड डेथ रजिस्टर करना, क्योंकि क्या होता है शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है गाँव की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे से और अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटनिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स एंड पब्लिक कन्वीनियंस। एंड देन रेगुलेशन द स्लाउटर हाउस एंड टेनरीज, तो ये टेनरीज और स्लाउटर हाउस शहरों में होती है, तो यहीं पे रेगुलेशन करना है इनका इन द सिटीज, स्लाउटर हाउस एंड टेनरीज। जैसे कानपुर में बहुत बड़ी टेनरी की इंडस्ट्री है, स्लॉटर हाउस है, तो एक शहरों में ज़्यादा होते हैं, तो उसे रेगुलेट करना।
सो ऐसे कुछ आइटम्स है 11वीं शेड्यूल में जो सिर्फ 11वीं शेड्यूल में कुछ आइटम्स कॉमन है विद द 12th शेड्यूल, तो हमें वो आइटम फोकस करने का। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिर्फ ये पार्ट है 11वीं शेड्यूल का। लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सो ये भी सिर्फ 11वीं शेड्यूल का पार्ट है। 12th शेड्यूल में क्या था, लैंड का क्या करना, रेगुलेशन करना एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वो था हमारा। लैंड इंप्रूवमेंट नहीं था वहाँ पे, था रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, कि लैंड कैसे यूज रहा है उसका रेगुलेशन करना। तो इट वाज इन द लैंड के बारे में 12th शेड्यूल में लैंड यूज के बारे में दे रखा है, लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड कंसोलिडेशन एंड सोइल कंजर्वेशन की बात करी है। यहाँ पे माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, तो ऐसी कोई भी बात 12th शेड्यूल में नहीं की है इरिगेशन के बारे में। देन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, ये भी इसी का पार्ट है। फॉरेस्ट, फिशरीज, ये भी 11वीं शेड्यूल में है बस। एंड 12th शेड्यूल में भी एनिमल्स की बात करी है, तो कैटल पॉन्ड बनाने के लिए कि गाँव शहरों में भी क्या मिल पाए, पानी मिल पाए, कैटल पॉन्ड। एंड यहाँ पे फोकस किया है, यहाँ पे कैटल पॉन्ड एज वेल एज एंड प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल एंड प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी। शहरों में काफी लाइक क्रुएलिटी होती है, तो ये कैटल पॉन्ड है, प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल। तो यहाँ पे बात की एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, एंड 12th शेड्यूल में बात की है प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स एज वेल एज कैटल पॉन्ड्स। यहाँ पे बात की है सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, वहाँ पे बात की है अर्बन फॉरेस्ट्री की, अर्बन फॉरेस्ट्री। यहाँ पे हमने देखा एनिमल्स के बारे में क्या बात की, तो कैटल पॉन्ड एंड prevention to cruelty to animal, also regulation of the slaughter and tanneries, तो slaughter होता है, slaughter घर होता है, and tanneries को regulate करना। तो cattle pond, prevention to cruelty to animals, slaughter house and tanneries, तो ये हमारा 12th शेड्यूल में। एंड यहाँ पे बात की एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री। देन माइरस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये यहीं पे ही है, तो वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री की बात की है एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट की, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की है। यहाँ पे बात की है सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। देन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज ओनली इन द 11th शेड्यूल। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो ये हमारी 11th शेड्यूल में है। छोटे लेवल पे उद्योग स्टार्ट करता है गाँव वाले एरिया में। फिर खादी विलेज कॉटन इंडस्ट्री यहीं पे मिलेगी। रूरल हाउसिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पे फोकस किया है, सिर्फ घर में पानी पीने को मिल जाए। और वहाँ पे फोकस किया है वाटर सप्लाई टू द कमर्शियल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। सो कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल पर्पस, क्योंकि शहरों में कमर्शियल के लिए भी, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस, तीनों के लिए वाटर की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ पीने का पानी मिल जाए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फोकस किया ड्रिंकिंग वाटर में। एंड 12th शेड्यूल में वाटर सप्लाई टू इंडस्ट्रीज एंड दैट इज डोमेस्टिक एज वेल एज that is for commercial use. Visibly in the 11th schedule, road, culverts, bridges, ferries, waterways, other means of communication. तो यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है रोड्स एंड ब्रिजेस। 12th शेड्यूल में देयर इज रोड्स एंड ब्रिजेस। सो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, एंड 12th शेड्यूल में दिस वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल पर्पस। सो यहाँ पे रोड, यहाँ पे फ्यूल एंड पाउडर ओनली इन द 12th शेड्यूल, एंड रोड, कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड 12th शेड्यूल में है ओनली रोड्स एंड ब्रिजेस। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है 11th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल में लिखा है ओनली रोड्स एंड ब्रिजेस। यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की है। एंड 12th शेड्यूल में इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं की है, वहाँ पे फायर सर्विस की बात की है, फायर सर्विस की। और जो क्रिमेशन होता है इलेक्ट्रीफाइड, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से क्रिमेशन किया जाता है, उसका फोकस किया है, फायर एंड क्रिमेशन। तो लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन की बात नहीं की है। फिर यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये सिर्फ 11th शेड्यूल में। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे रूरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, वहाँ पे अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। तो पॉवर्टी एलिवेशन गरीब भी अर्बन एरियाज में भी, रूरल एरियाज में भी है, तो दोनों में दे रखा है। तो यहाँ पे एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन के बारे में काफ़ी दे रखा है, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो दोनों में दे रखा है। लेकिन एजुकेशन के बारे में, एडल्ट एंड फॉर्मल एजुकेशन, तो एजुकेशन के बारे में सिर्फ हमें दे रखा है इन द 11th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में एजुकेशन की बात नहीं की है। तो वैसे भी म्यूनिसिपैलिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करती है वहाँ पे, हमारे इंडिया में हमारे स्कूल्स होते हैं, लेकिन गाँव में पंचायत स्कूल्स खुलवा सकती है, लाइक जो पंचायत लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ में शहरों पे म्यूनिसिपैलिटी को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ की बात है, शहरों में ज़रूरत नहीं है। शहरों में प्राइवेट भी कर सकते हैं काम, स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा है शहरों में, इसलिए कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज लिखा है। 12th शेड्यूल में लिखा है प्रमोशन ऑफ द कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एक्सपेक्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल, एस्थेटिक एक्सपेक्ट, ये 12th शेड्यूल में लिखा है। कल्चरल एक्टिविटीज लिखा है 11th शेड्यूल में। फिर यहाँ पे मार्केट्स एंड फेयर्स, ये सिर्फ 12th शेड्यूल में। एंड देन हेल्थ एंड सैनिटेशन,
इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड डिस्पेंसरीज. सो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन वहाँ पे भी है, एज वेल एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अर्बन एरियाज. तो वहाँ पे हेल्थ एंड सैनिटेशन तो है एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस है. एंड फिर यहाँ पे फोकस है फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये चीज़ें नहीं दे रखी हैं शेड्यूल में. सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड, ये दोनों में दे रखा है. 11th एंड 12th शेड्यूल दोनों में दे रखा है. देन वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड दैट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर्टिकुलरली लिखा हुआ है. और हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड 12th शेड्यूल में भी लिखा हुआ है, लेकिन वीकर सेक्शन लिखा हुआ है. यहाँ पे SC ST नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे. फिर वीकर सेक्शन लिखा हुआ है तो SC ST इंक्लूड हो जाता है अर्बन एरियाज में भी, लेकिन SC ST की पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ज़्यादा है इंडिया में. देन PDS सिस्टम तो सिर्फ यहीं पे है, मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी एसेट, सो इट इज आल्सो इन द 11th शेड्यूल. तो नाउ हम इस तरीके से देख लेते हैं कौन कौन से 29 आइटम्स हैं. ठीक है, तो पंचायत का काम क्या होता है? एग्रीकल्चर पे फोकस करना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना, लैंड इंप्रूवमेंट करना, लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड सॉइल कंजर्वेशन. तो वहाँ पे पंचायत गांव में क्या करेगी? माइनर इरिगेशन पे फोकस करेगी, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट. एंड देन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री, इस पे फोकस करेगी कि ये बड़े गांव में. फिशरीज पे फोकस करेगी, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री. माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे फोकस कर सकती है, लोगों की लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकती है. फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खादी विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकती है. रूरल हाउसिंग पे फोकस करेगी, घर मिले सबको एंड पानी मिले, वही घर एंड पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फ्यूल एंड पाउडर मिले, ईंधन मिले एंड रोड, ये सब वाटरवेज बनाना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कनेक्ट करना विलेजेस को शहरों से और दूसरे गाँव से, वो सब पंचायत करेगी. फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करना कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले. फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिर उस पर फोकस करना कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिले. एंड देन यार पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी खत्म करना गाँव में पंचायत ये फोकस करेगी. एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करे, एडल्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हर टाइप की एजुकेशन पर फोकस करे, लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करे. एंड यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ कराएं, कुछ भी मेला वेला कराना हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ कराएं, नुक्कड़ नाकट्टा कराने हो तो कौन करेगा? पंचायत कराएगी. हेल्थ एंड सैनिटेशन फोकस करना, हॉस्पिटल्स मिले, प्राइमरी हेल्थ केयर डिस्पेंसरी मिले, पंचायत ऐसे काम करे लोगों को हेल्थ मिले अच्छे से. फैमिली वेलफेयर फोकस करेगी, फैमिली अच्छे से पले बड़े लोग अच्छे से स्टैब्लिश करें. फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन पे फोकस करना, वुमेन चाइल्ड पे. एंड देन सोशल वेलफेयर, जैसे हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, तो उन पे फोकस करना चाहिए. एंड वेलफेयर वीकर सेक्शन पे फोकस करना चाहिए, प्रत्येक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. PDS पे फोकस करना चाहिए. एंड मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी एसेट, तो पंचायत फोकस करे सबको राशन मिले और ऊपर से जो कम्युनिटी एसेट है, सबके एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको मेंटेन करे. इससे म्यूनिसिपैलिटी क्या करेगी? 18 आइटम्स है. एक तो अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, पूरे टाउन प्लानिंग करेगी कि क्या क्या होना चाहिए पूरे टाउन में. फिर लैंड ड्यूज, जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, तो आप म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है? जैसे अभी कंगना रनावट का तोड़ दिया बंगलो, तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इसके अंदर आता है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, प्लान करेगी फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. एंड देन रोड एंड ब्रिजेस बनवाएगी. एंड जैसे रोड्स बनानी हो कहीं भी तो म्यूनिसिपैलिटी काम करेगी. वाटर सप्लाई करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पज है. दिल्ली म्यूनिसिपल बोर्ड पानी सप्लाई कर रहा है, दिल्ली जल बोर्ड. तो ये सब क्या है? म्यूनिसिपल बॉडीज करके. फिर पब्लिक हेल्थ पे फोकस करना, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो जितना भी कूड़ा कचरा होता है म्यूनिसिपैलिटी उठा के ले जाती है. फिर फायर सर्विस प्रोवाइड करना, तो कहीं आग वाग लग जाए तो म्यूनिसिपैलिटी लेके आएगी, फायर सर्विस प्रोवाइड करेगी. अर्बन फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट करना, तो शहर में अच्छे से पेड़ उगे एंड फॉरेस्ट्री इस्टेब्लिश करे, अर्बन फॉरेस्ट्री, पेड़ों को बढ़ाए एंड फॉरेस्ट बढ़ाए शहरों में भी. एंड वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना, जैसे हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड को प्रोटेक्ट करना. जैसे क्या होता है दिल्ली में, अगर मेंटली रिटार्डेड है तो पूरी लाइक मेट्रो में सर्विस दी जाती है. तो क्या है, किसका काम है? ये म्यूनिसिपैलिटी का. स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन, दिल्ली में क्या है? धरावी स्लम है, तो वहाँ पे उसे अपग्रेडेट करना, उसे करना किसका काम है? वहाँ पे महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है. एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की जो जैसे धारावी में गरीब लोग रहने हैं उनको उड़ाना, तो ये भी म्यूनिसिपैलिटी का काम है. अर्बन एमिनिटीज प्रोवाइड करना, जैसे पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड जो खुलते हैं शहरों में, वो सब म्यूनिसिपैलिटी करता है. फिर कल्चरल एक्टिविटी, एजुकेशनल एस्थेटिक एस्पेक्ट, इसको बढ़ाना. फिर बरियल ग्राउंड्स, क्रिमेशन, इलेक्ट्रिक ये क्रिमेटोरियम्स, तो ये सब म्यूनिसिपैलिटी काम करता है. फिर कैटल पॉन्ड्स एंड क्रुएलिटी में कैटल पॉन्ड्स बनाना कि जो गाय वाय हैं, जो बकरियां हैं, उनको क्या करे? पानी मिले, उनकी क्रुएलिटी ना हो, तो भी म्यूनिसिपैलिटी इंश्योर करेगी. वाइटल स्टैटिस्टिक निकाले, जैसे बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन, वो काम करता है म्यूनिसिपैलिटी. फिर पब्लिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करना, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट, बस स्टॉप, पब्लिक कन्वीनियंस की पब्लिक को कन्वीनियंस स्ट्रीट पे लाइट होता है म्यूनिसिपैलिटी. अगर पब्लिक लाइट्स नहीं मिले तो म्यूनिसिपैलिटी पे कंप्लेन कर सकते हो. फिर रेगुलेशन द स्लॉटर हाउस टेनरीज, जैसे कानपुर जो म्यूनिसिपैलिटी है, कानपुर जो म्यूनिसिपैलिटी है तो वो फोकस करिए टेनरीज स्लॉटर हाउस ढंग से चल रहे हैं, रेगुलेशन प्रॉपर हो, तो म्यूनिसिपैलिटी सारी चीज़ फोकस करेगी. तो 18 आइटम्स दे रखे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वल्वल ड्राइव में था कमेटी आता है 1957 में.
एंड ये आती है आफ्टर द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट के 2 प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ऑफ 1953। तो सबसे पहले पंचायत बनती है नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उसके बाद बनती है आंध्र प्रदेश में। तो अशोक मेहता कमेटी आती है 1997 में, जनता पार्टी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, 2 टायर सिस्टम बोलती है, 2 टायर सिस्टम कि जो डिस्ट्रिक्ट, और ये बोलते हैं कि जो भी जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायती राज, तो 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस कर दो 2 टायर सिस्टम से, एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके नीचे होना चाहिए कुछ विलेजेस का लाइक ग्रुप बना दो, मंडल पंचायत, मतलब 15,000 से 20,000 लोग पॉपुलेशन में हो, उसका एक मंडल बनाओ, मंडल पंचायत और जिला परिषद, 2 चीजें होनी चाहिए 2 टायर सिस्टम। किसने बोला था? अशोक मेहता कमेटी ने 1977, भाई जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो ये मेहता कुछ नहीं कहते थे, जब उन्होंने बोला कि 3 टायर से 2 टायर करो तो किसी ने सुनी नहीं, चला 3 टायर ही, ये बोला था 1977 में। जनता पार्टी गवर्नमेंट हट गई थी तो इनके रिकमेंडेशन बिल्कुल बैक साइड में चले गए, बैक बर्नर पे। सो जीवी की राव कमेटी जो है प्लानिंग कमीशन अपॉइंट करता है 1985 में, जीवी की राव कमेटी। तो ये कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स ऑन द रूरल डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो एलएम सिंघवी कमेटी, तो ये बोलते हैं कि ऐसे मत करो, सिंघम बनो, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन दो, जो पंचायती राज ने थोड़ा सिंघम जैसी पावर दो, तो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो। तो एलएम सिंघवी सिंघम जैसा रिकॉग्नाइज करो, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस देने पर सबसे पहले बात की थी एलएम सिंघवी ने, 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। तो इन्होंने न्याय पंचायत की भी बात की थी, न्याय पंचायत एस्टैब्लिश करो कि लोकल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं वो सुलझ जाएं, तो उन्हें कोर्ट में ना जाना पड़े। इन्होंने फोकस किया जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स भी होने चाहिए हर एक स्टेट में, कि जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो वहीं पे ही लोकल लेवल पे ही सुलझा पाएं। फिर एक थंगोन कमेटी बनती है 1988 में, कंसल्टेटिव कमेटी होती है पार्लियामेंट की, अंदर चेयरमैनशिप ऑफ पीके थंगोन, कि किस तरीके से पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, तो बनाती है थंगोन कमेटी 1988। फिर हमारी आती है गदगिल कमेटी 1988 में, कांग्रेस पार्टी वीएन गदगिल के अंडर ये बनाते हैं गदगिल कमेटी। तो ये चाहते थे पंचायत राज को कैसे हम और इफेक्टिव बनाए, तो इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की। पहले बात की थी एलएम सिंघवी ने, सिंघम की जैसी पावर थी, तो इन्होंने भी गडगिल कमेटी ने भी बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, और इन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात की थी। बलवंत राय मेहता ने जो जनता पार्टी बनाई थी 1977 में, उन्होंने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब बोला उन्होंने 2 टायर बनाओ। फिर हमारा आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, पार्ट 9 ऐड किया जाता है, उनका आर्टिकल 243 टू 243O एंड आर्टिकल 40 ऐड किया जाता है इन द डीपीएसपी। तो ये शेप देते हैं आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 तो ऑलरेडी था रिलेटेड टू विलेज बनता है, उसको एक शेप दिया जाता है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। फाउंडेशन क्या है पंचायती राज सिस्टम की? ग्राम सभा को बुलाया गया फाउंडेशन, तो इसमें जितने भी पर्सन होंगे जो रजिस्टर होंगे इन द इलेक्टोरल रोल्स, वो पार्ट होंगे ग्राम सभा का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टायर सिस्टम होगा, ठीक है। अगर जहाँ पे पॉपुलेशन, जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा नहीं है, वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ग्राम पंचायत है, ऊपर आप बना दो जिला पंचायत। यहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है जिस स्टेट की, उसके क्या आते हैं, जहाँ पे 20 लाख से कम है पॉपुलेशन, वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हर जगह कहाँ होगा, क्या होगा, 3 टायर सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपल्सरी प्रोविजन है कि जो भी चेयरपर्सन होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो तो क्या होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, लेकिन जो पंचायत लेवल पे जो चेयरपर्सन होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिपेंड करेगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है कि जो पंचायत का जो भी चेयरपर्सन होगा या डायरेक्टली इलेक्टेड होगा या इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली ही इलेक्टेड होंगे। लेकिन चेयरपर्सन देखो, एक तो हमारा विलेज लेवल है एंड फिर हमारा इंटरमीडिएट लेवल है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन विलेज पंचायत वाला डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे, स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया है, ठीक है। 1/3 सीट से कम, ठीक है, वुमेन के लिए रिप्रेजेंट होना चाहिए, एंड 1/3 कितनी होनी चाहिए, कम से कम वुमेन होनी चाहिए SC/ST के लिए। एंड SC/ST का रिजर्वेशन किस तरीके से होना चाहिए, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में SC/ST का रिजर्वेशन होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है गवर्नर। रिमूव कैसे होता है, जैसे स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं उस तरीके से, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे ये लगेगा, ये 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज में डायरेक्टली नहीं लगे तो कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ लगेगा। कुछ स्टेट्स में ये एक्ट नहीं लगेगा, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में बिल्कुल नहीं लगेगा। मणिपुर में लगेगा, लेकिन मणिपुर के हिल एरियाज में नहीं लगेगा। एंड जैसे वेस्ट बंगाल में लगेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। एंड शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज में अगर चाहे पार्लियामेंट तो एक्सटेंड कर सकता है इसको। तो उसके लिए आया था पार्लियामेंट लेके आया था पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट, पंचायती राज प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। तो उसमें बार है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो भी इलेक्शन होंगे, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कोई इलेक्शन पिटीशन ना डाली जाए इलेक्शन के बाद।
जो 29 आइटम्स हम देख चुके हैं, these are the 29 items in the 11th schedule, and we have already seen some of the compulsory and voluntary provision in the 11th schedule of the Constitution. So now we'll talk about the PESA Act, Extension Act of 1996. तो जो प्रोविजन है पार्ट 9 के वो 5th शेड्यूल एरियाज में नहीं जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इनको एक्सटेंड कर सकता है, तो इसलिए पैसा एक्ट आता है 1996 से। तो ये स्टैट्यूटरी एक्ट है। अगर देखें तो 2019 पे देखें तो 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे 5 शेड्यूल एरियाज हैं। तो एक हमारा आंध्र प्रदेश, तो इस तरीके से देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे वी हैव दिस शेड्यूल एरिया। एक तो वी हैव आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना हो गया, देन छत्तीसगढ़, दिस इज गुजरात, देन महाराष्ट्र, एंड देन हिमाचल प्रदेश, एंड झारखंड हो गया, देन मध्य प्रदेश, एंड छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, एंड राजस्थान। सो दीज आर द 10 स्टेट्स जहाँ पे हमारा क्या लगता है, वी हैव अ 5th शेड्यूल एरियाज। सो विल सी 10 स्टेट जहाँ पे हमारा 5th शेड्यूल एरिया लगता है। तो 10 स्टेट्स याद रखनी है। तो हमें सबसे पहले ऊपर हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे राजस्थान हो गया, इससे लगता हुआ गुजरात, इससे लगता हुआ महाराष्ट्र, इससे लगता हुआ हमारा मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, यहाँ से तेलंगाना हो गया, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से लगता हुआ भी हमारा झारखंड। तो सारे स्टेट्स मिलते हुए एकदम इनकी जो बाउंड्री है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वी हैव सीन ऑल द 10 स्टेट्स। तो हमारा हो गया 1 हिमाचल प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4 मध्य प्रदेश, 5 महाराष्ट्र, फिर हमारा मध्य प्रदेश के बगल में 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 उड़ीसा, 9 तेलंगाना, एंड 10 आंध्र प्रदेश। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिग्यूअस स्टेट हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश आओ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से आप जाओ यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से देन आंध्र प्रदेश। ये है वी हैव दीज 10 स्टेट्स इन द 5th शेड्यूल एरियाज। तो यहाँ पे 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे 5th शेड्यूल एरियाज है। ऑब्जेक्टिव क्या है पैसा एक्ट का, कि जो भी पार्ट 9 की जो भी चीज़ें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पे कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पे भी ट्राइबल एरियाज में प्रोवाइड की जाए, सेल्फ रूल मिले उनको, ट्राइबल पॉपुलेशन का अपना रूल कर पाए, विलेज गवर्नेंस हो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आए, एंड ग्राम सभा न्यूक्लियस बने सारी एक्टिविटीज़ का, लोगों को एम्पावर करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का करना, इन्वॉल्व करना, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ हो, मतलब डायरेक्टली जो हम पैसा जो भी पंचायत वाला एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट ना करें, कुछ एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन के साथ कि जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो उनके अकॉर्डिंग हो, एंड सेफ गार्ड करना उनके ट्रेडिशनल कल्चर एंड कस्टम को, एंड एम्पावर करना पंचायत को अप्रोप्रिएट लेवल पे। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, आप लोकल लेवल पे चीज़ समझ सकते हो, रिक्वायरमेंट समझ सकते हो, उसको फुलफिल कर पाए। अब पंचायत को क्या करो, उसको प्रिवेंट करना हायर लेवल फ्रॉम इंस्योरिंग पावर, की जो हायर लेवल पंचायत है वो उसकी पावर ना ले पाए, एंड जो भी पावर हो किस कहाँ पे हो, लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा, वहाँ पे पावर मतलब लोगों के पास पावर हो। तो फीचर इस एक्ट के क्या है, तो यहाँ पे एक स्टेट लेजिस्लेशन होगा इन द पंचायत इन द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, जो भी स्टेट लेजिस्लेशन होगा इस पैसा एक्ट में किससे रिलेटेड होगा, उनके कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होगा, उनके जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है अब द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज को जिस तरीके से ट्रेडिशनली जो मैनेज करते हैं अपनी कस्टमरी लॉ और सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उनके लिए लॉ बनाया जाएगा। और जो भी विलेज होगा वो किससे बना होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हैबिटेशन होना चाहिए जिसमें कम्युनिटी रहे। ठीक है, वो अपने अफेयर्स मैनेज करेंगे जैसे उनके ट्रेडिशनल कस्टम है उस हिसाब से। तो जो हैमलेट रहेगा उसमें कम्युनिटी रहेगी और अपने जो भी अफेयर्स वो मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिशन एंड कस्टम। और हर एक विलेज में ग्राम सभा होनी चाहिए जिसमें पर्सन होंगे जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होगा इन द पंचायत एट द विलेज लेवल। ठीक है, तो हर एक ग्राम सभा में क्या होगा, उसमें सारे पर्सन होंगे जो भी इलेक्टोरल रूल्स में आएंगे। तो ग्राम सभा तो सेम है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हर एक ग्राम सभा कॉम्पिटेंट होगी, वो सेफ गार्ड कर पाएगी अपने जो ट्रेडिशन एंड कस्टम है। तो यहाँ पे ग्राम सभा में 11 शेड्यूल से ज़्यादा पावर मिली है, तो यहाँ पे इनके पास पावर है, दे कैन सेफ गार्ड, प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्स एंड कस्टमरी मोड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हर एक ग्राम सभा में दे कैन अप्रूव द प्लान, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे आर टेकन इन इम्प्लीमेंटेशन बाय द पंचायत एंड द विलेज लेवल। तो जो भी तो यहाँ पे ग्राम सभा के पावर है कि प्लान्स को भी अप्रूव करेंगे, जो भी प्लान्स एंड प्रोग्राम होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, जो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान होंगे, जो पंचायत जो विलेज लेवल पे पंचायत ने जो भी प्लान लिए होंगे, तो जो ग्राम सभा है ये ट्राइबल की वो अप्रूव करेगी इन प्रोग्राम को कि हमारे एरिया में प्लान लगेंगे नहीं लगेंगे। तुम अपना कोई भी प्लान बनाते रहो विलेज लेवल पे, हमें कोई मतलब नहीं है, ग्राम सभा अप्रूव करेगी तभी ये वाला पैसा वाला एरिया है वहाँ पे लगेगा ये। तो एंड यहाँ पे ही रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे, पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम्स में बेनिफिशियरी कौन होंगे भी ग्राम सभा डिसाइड करेगी।
एंड हर एक पंचायत में विलेज लेवल पे, ठीक है, वो ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड फॉर द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। तो हर एक पंचायत को, ठीक है, ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अगर पंचायत को फंड को यूटिलाइज करना है तो ग्राम सभा सर्टिफाई करेगी कि हाँ तुम फंड को यूटिलाइज करो। तो बहुत अच्छा, ग्राम सभा एक तरीके से मान लो एक लेजिस्लेचर है, तो कंट्रोल कर रही है पंचायत को, जो एक एग्जीक्यूटिव है। जो एग्जीक्यूटिव अगर तो इसको पैसे चाहिए, फंड चाहिए, तो ग्राम सभा अप्रूव करेगी, जैसे पार्लियामेंट जो होती है अप्रूव करती है बजट को, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राम सभा अप्रूव करेगी। तो इसे यहाँ पे ग्राम सभा को काफी पावर है। एंड रिजर्वेशन होगा यहाँ पे सीट्स इन द शेड्यूल एरिया इन एवरी पंचायत। तो किस तरह को जो भी कम्युनिटीज होंगे उनके प्रपोर्शन में रिजर्वेशन होगा एंड गिवन अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजर्वेशन होगा शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है, ये कम नहीं होना चाहिए 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो मतलब कम से कम 50% रिजर्वेशन होना चाहिए किसका, शेड्यूल ट्राइब का, ये दे रखा है यहाँ पे। और जो भी चेयरपर्सन हो गए तो वो हमेशा शेड्यूल ट्राइब ही होगा। तो 50% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब, कम से कम इतना तो होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। और जो चेयरपर्सन होगा हमेशा शेड्यूल ट्राइब होगा। अगर कुछ ऐसी शेड्यूल ट्राइब है जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है पंचायत पे, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, नॉमिनेट भी कर सकती है इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, सपोज 100 इलेक्टेड मेंबर है, तो 10 से ज्यादा का नॉमिनेशन नहीं हो सकता। तो हम याद रखते हैं 110 से ज्यादा नॉमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर अनरिप्रेजेंटेटिव है कोई कम्युनिटी तो नॉमिनेशन हो सकता है, लेकिन 1/10 जो टोटल नंबर है उससे 1/10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लैंड एक्विजिशन करना फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, और रीसेटलमेंट करना, रिहैबिलिटेशन करना, ठीक है, जो भी शेड्यूल एरियाज में करना है, तो ग्राम सभा को आपको क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो कंसल्टेशन की बात है, तो परमिशन की बात है, यहाँ पे ग्राम सभा से कंसल्ट करना जरूरी है अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो लैंड का और रिहैबिलिटेशन कर रहे हो। एक्चुअल प्लानिंग जो भी होगा वो स्टेट लेवल पे होगा, लेकिन ग्राम सभा से कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन प्लानिंग और सब क्या होगा वो स्टेट लेवल पे होगा, ठीक है। जो भी माइनर वाटर बॉडीज उनको मैनेज करने की प्लानिंग करना, ठीक है, वो पंचायत को दिया गया है। और जो भी रिकमेंडेशन ग्राम सभा के पंचायत अप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है, जो मैंडेटरी और ग्रांटिंग और प्रोस्पेक्टिंग लाइन, जैसे माइनर मिनरल की माइनिंग करना, तो उसमें ग्राम सभा को पावर दे रखी है कि ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंडेटरी होता है, यहाँ पे मैंडेटरी लिखा हुआ है कि अगर माइनर मिनरल्स आपको अगर माइन करने हैं तो ग्राम सभा की परमिशन मैंडेटरी है लेना। अगर आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू ग्रांट ऑफ कंसेशन ऑफ द एक्सप्लोइटेशन ऑफ माइनर मिनरल, आप ऑक्शनिंग कर रहे हो माइनर मिनरल्स की, तो आपको पहले क्या है, ग्राम सभा की परमिशन चाहिए। इट इज मैंडेटरी। अगर आपको ऑक्शनिंग करनी है माइनर मिनरल्स की तो भी ग्राम सभा की परमिशन चाहिए। इस तरीके से ग्राम सभा को पावर दी गई है कि वो काम कर पाए एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्राम क्या सभा क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो कोई भी शराब नहीं पिए, इंटॉक्सिकेंट नहीं पिए, तो ग्राम सभा इस पे फोकस लाइक प्रोहिबिशन कर सकता है। तो ग्राम सभा के पास पावर है प्रोहिबिशन करना। फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो भी ओनरशिप है ग्राम सभा के पास है। एलिमिनेशन को प्रिवेंट करना इन द शेड्यूल एरिया एंड टेक प्रॉपर, ठीक है, अगर एलिमिनेशन हो रहा है किसी का, अगर शेड्यूल का आपका अपने लैंड से निकाल दिया गया, तो उसमें प्रॉपर स्टेप लेना, ये भी है। एंड विलेज मार्केट को रेगुलेट करना एंड पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मनी लैंडिंग। शेड्यूल ट्राइब्स को मनी लैंडिंग में ना फंसा ले लोग, पैसे देके उनका सब कुछ जमीन अमीन ना लेने के लिए, तो इस तरीके से इसको रेगुलेट करता है। पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शन, और सारे सोशल सेक्टर में जो भी इंस्टीट्यूशन है उन पे फोकस करना, उन पे क्या करना, कंट्रोल करना। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, सारे सोशल सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशन उन पे कंट्रोल करना। एंड पावर द लोकल कंट्रोल द लोकल प्लानिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डाइवर्स ऑफ प्लान, ठीक है, जो भी लोकल प्लान है उसको कंट्रोल इनके पास है लोकल प्लान्स पे। एंड स्टेट लेजिस्लेचर सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा पंचायत का एट हायर लेवल पे, जो पंचायत है वो ज्यादा पावर न एज्यूम कर ले, लाइक लोअर लेवल ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की पावर जो हायर लेवल पंचायत है वो ना ले ले। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, 6 शेड्यूल का पैटर्न फॉलो करेगा व्हाइल डिजाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन द पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिस तरीके से शेड्यूल में अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, उसी तरीके से ध्यान रख के 5th शेड्यूल एरिया के लिए भी जो स्टेट लेजिस्लेचर को उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए इन द शेड्यूल एरियाज, मतलब 6th शेड्यूल की तरह ही करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कोई भी अगर ऐसा लॉ है जो इस जो हमारा प्यासा एक्ट 1996 से इनकंसिस्टेंट है, वो 1 साल के एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर इस एक्ट के जो भी प्रेसिडेंट के एक्शन देने के बाद, एक साल के अंदर 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और कोई अगर लॉ होगी तो, और जो भी पंचायत हैं इससे पहले थी वो कंटिन्यू रहेंगी अंटिल जब तक स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व ना करे। तो जो जज ऑफ हाई कोर्ट है उसे कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। तो गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, लेकिन रिमूव नहीं कर सकता। तो हमें पार्लियामेंट से ही जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसे रिमूव किया जा सकता है।
तो हमारे देखें 10 स्टेट्स में हमारी 5th शेड्यूल एरियाज है, हमारे 10 ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है 4 स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो AMMT हमारे 6 शेड्यूल एरियाज में आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जहाँ पे 3 असम में है, 3 मेघालय में, 1 त्रिपुरा में, 3 मिजोरम में। तो सिर्फ त्रिपुरा में एक है, तो त्रिपुरा छोटी स्टेट है, वहाँ पे एक है, बाकी असम, मेघालय, मिजोरम में 3 है। तो ये हो गया 3 × 3 मतलब 9 + 1 मतलब 10 हो गया। तो हमारे पास 10 ट्राइबल एरियाज हैं। तो AMMT, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 ट्राइबल एरिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 3 × 3 + 1 मीन्स 9 + 1 = 10 ट्राइबल एरियाज है। सो फिर हमारे आती है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी 3 हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो अर्बन एरियाज में था, और कैंटोनमेंट बोर्ड के केस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, यूनियन टेरिटरीज के केस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, जो भी म्यूनिसिपल बॉडीज होती है। सो यूनियन टेरिटरीज के किसके अंदर आती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अर्बन एरिया के अंदर, अर्बन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। सबसे पहले हम देख चुके हैं मायो रेजोल्यूशन आता है 1980-70 में, फिर लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आता है 80-82। ऐसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ट्रांजिशनल एरिया में बनती है नगर पंचायत, ट्रांजिशनल एरिया के लिए, स्मॉल अर्बन एरिया के लिए बनाते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, एंड लार्ज अर्बन एरिया के लिए बनाते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कौन सा एरिया स्मॉल अर्बन एरिया, कौन सा एरिया लार्ज अर्बन एरिया, कौन डिसाइड करता है, गवर्नर स्पेसिफाई करता है कि ये लार्ज अर्बन एरिया है कि स्मॉल अर्बन एरिया है। स्मॉल अर्बन एरिया होगी तो क्या होगी म्यूनिसिपल काउंसिल, लार्ज अर्बन एरिया होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, रेवेन्यू कितना आता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या उस एरिया की, और ये सारे जो फैक्टर जो भी गवर्नर को लगे उन एरिया को देख के वो स्मॉल एरिया, अर्बन एरिया, लार्ज अर्बन एरिया डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी के लोग कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं उस एरिया के, जो म्यूनिसिपल एरिया के जो लोग होते हैं। एंड म्यूनिसिपल एरिया को पूरे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बोलते हैं वार्ड्स। एंड स्टेट लेजिस्लेचर बताता है किस तरीके से इलेक्शन होगा, तो द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, तो मैनर ऑफ इलेक्शन कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ पर्सन को कुछ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। मीटिंग्स में आ सकते हैं लेकिन वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। जो भी मेंबर्स होंगे लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आ सकते हैं, कंप्राइजिंग होली और पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया। तो जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, ठीक है, अंडर स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, एंड जो इलेक्टर है उसी म्यूनिसिपल एरिया से, तो या तो लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एज वेल एज राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उनके मेंबर को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जा सकता है इन द दिस म्यूनिसिपल काउंसिल। और चेयरपर्सन द कमिटीज, जैसे वार्ड कमिटीज, अदर देन वार्ड कमिटी के चेयरपर्सन भी आगे मेंबर बन सकते हैं। जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे वार्ड कमिटी बनाना ज़रूरी है। तो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन बना सकता है कि कंपोजिशन क्या होगा वार्ड कमिटी का, टेरिटोरियल एरिया क्या होगा जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो वार्ड कमिटी में क्या होता है, सपोज ये सारे वार्ड है, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, ये सारे वार्ड्स हैं। तो सपोज ये 1 and 2 and 3, इन तीनों वार्ड्स को मिला के यहाँ पे 3 लाख पॉपुलेशन बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एक वार्ड कमिटी बना दी जाएगी, वार्ड कमिटी। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो कुछ अदर कमिटीज भी बना सकती है, और जो इस कमिटीज के चेयरपर्सन होंगे वो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स होंगे। जैसे उन्होंने देखा था, अदर देन वार्ड कमिटी जो चेयरपर्सन होंगे कमिटीज के, वो मेंबर बनाए जा सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी के। रिजर्वेशन वही है, SC/ST वुमेन के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जितने भी प्लान्स है पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में, सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है, कुछ यहाँ पे सपोज रूरल एरिया है, कुछ अर्बन एरिया है, ठीक है। तो रूरल एरिया कुछ प्लान बनाएगी, अर्बन एरिया कुछ प्लान बनाएगी, उसको कंसोलिडेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी स्टेट में। तो विल बी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन बना सकती है कि कंपोजिशन क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन बैठेगा, कंपोजिशन क्या होगा, इलेक्शन कैसे होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, एंड फंक्शन क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से रिलेटेड क्या क्या फंक्शन होंगे, और इलेक्शन कैसे होगा चेयरपर्सन का। तो वो डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया है। तो इसमें ये देखा है 1/4 जो मेंबर है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज के, उनको इलेक्ट कौन करेगा, जो इलेक्टेड मेंबर्स है म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत के, वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पूरे मेंबर्स हैं उनके 4/5, सपोज 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स है, 4/5 मतलब 80 मेंबर्स होंगे, वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो इलेक्ट उसके इलेक्टेड मेंबर, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में जो इलेक्ट होकर पहुंचा वो इलेक्ट करेंगे अपने मैप से। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसा उनका जो भी रेशियो होगा उस हिसाब से, जैसे रूरल एरियाज, जैसे 75% रूरल पॉपुलेशन है, 25% अर्बन है, तो उसी प्रोपोर्शन में लोग जाएंगे। 75 जैसे 100 लोग जाने, 75 रूरल एरिया से जाएंगे, 25 अर्बन एरिया से जाएंगे, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन।
जब वो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट एरिया में, जिसमें रूरल एरियाज भी आते हैं, अर्बन एरियाज भी आते हैं, तो वो देखेंगे कौन कौन से मैटर्स हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे प्लानिंग हो गया, शेयरिंग ऑफ वाटर हो गया, फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जहाँ पे दोनों कन्वर्ज हो रहे हो, मतलब कॉमन इंटरेस्ट हो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में, उन पर फोकस करेगा एंड कंसल्ट करेगा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ गवर्नर में स्पेसिफाई। और हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी, ये भी ड्राफ्ट डेवलपमेंट बनाएंगे। जैसे अभी हमने देखा था ये क्या थी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, वैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी। तो कुछ ये क्या करेगी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या बताएगी, कंपोजिशन क्या होगा इस कमेटी का, इलेक्शन कैसे होगा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का, रिप्रेजेंटेशन किस किस को मिलेगा, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन सच कमिटीज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेंगे। फंक्शन ऑफ सच कमिटी, जैसे प्लानिंग कोऑर्डिनेशन में क्या क्या फंक्शन होंगे, इलेक्शन कैसे होगा चेयरपर्सन का, तो जो भी 2/3 मेंबर होंगे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के, वो इलेक्टेड मेंबर होंगे म्यूनिसिपैलिटीज। तो यहाँ पे 2/3 जो मेंबर है, वहाँ पे क्या था 4/5 मेंबर थे, तो वी हैव सीन ऊपर हमारे जो 4/5 मेंबर थे, ठीक है, तो वो हमारे कौन इलेक्ट करेगा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पे क्या है 2/3 जो भी मेंबर है, 2/3 हमारे इलेक्ट करेंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत। यहाँ पे पंचायत के मेंबर्स की बात नहीं की, चेयरपर्सन की बात करी है, एंड यहाँ पे मेंबर्स म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स और पंचायत के चेयरपर्सन यहाँ पे इलेक्ट करेंगे 2/3 मेंबर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। यहाँ पे कौन देख रहा था, इलेक्टेड मेंबर देख रहे थे दोनों के, पंचायत के भी और म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के। तो किसके इलेक्टेड मेंबर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, ना कि विलेज पंचायत के। हमें याद रखें डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है उसके इलेक्टेड मेंबर, और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर को। और यहाँ पे क्या है हमारे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में हमारा है और 2/3 मेंबर जो आएंगे चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, वो इलेक्ट करेंगे। एंड किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑन द इन द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, जिस तरीके से पॉपुलेशन है उस तरीके से प्रोपोर्शन टू द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन म्यूनिसिपैलिटी इन पंचायत इन दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी वही ऐसी प्लान बनाएंगे, जो भी प्लान बनाया है म्यूनिसिपैलिटी इन पंचायत ने, ठीक है, तो उस पर ध्यान देंगे। तो जब भी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी पंचायत ने क्या प्लान बनाया है, जो भी कॉमन इंटरेस्ट होंगे म्यूनिसिपैलिटी पंचायत में उन पर फोकस करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे पानी को शेयर करना हो, एंड जो फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्स हो उनको मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट कंजर्वेशन फोकस करना, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, प्रायोरिटी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने सेटअप किया, तो उसको ध्यान रखें। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी प्लान बनाने से पहले देखेंगे कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, एंड इन्वेस्टमेंट एंड नेचर क्या है इन्वेस्टमेंट का, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कर सकते हैं, एंड अदर जगह से किस तरीके से आ सकता है। ये क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेंगे, जैसे गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पे 18 फंक्शनल आइटम है, वी हैव सीन दिस फंक्शनल आइटम रिलेटेड म्यूनिसिपैलिटी। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप बोर्ड, ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। तुम्हारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये कैसे बनाते हैं, स्टेट एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट स्टैब्लिश करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूटी में पार्लियामेंट स्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पे 3 अथॉरिटी होती है, काउंसिल होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, और एक होता है कमिश्नर। काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड कमिश्नर। तो काउंसिल को हेड कौन करता है, मेयर, ठीक है, ऑर्नामेंटल फिगर होता है, और उसको असिस्ट कौन करता है, डिप्टी मेयर। ये इलेक्ट किया जाता है 1 ईयर के लिए, और इसको रिन्यू भी हो सकता है, इसका टर्म रिन्यू कर सकते हैं दोबारा। एंड इज अ फॉर्मल हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन, एंड ये प्रिसाइड करता है मीटिंग ऑफ द काउंसिल। ठीक है, जो भी डिसीजंस होंगे म्यूनिसिपल काउंसिल लेके, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो IAS होता है, ठीक है, उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो इंप्लीमेंट करता है। एंड जो डिसीजन कौन लेता है, म्यूनिसिपल काउंसिल लेती है। म्यूनिसिपल काउंसिल उसकी स्टैंडिंग कमेटी डिसीजन लेती है, इंप्लीमेंट कौन करता है, IAS, जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। तो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के द्वारा होती है, स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश करता है, एंड यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट। जो काउंसिल होती है म्यूनिसिपल काउंसिल इज अ लेजिस्लेटिव विंग, जो लॉ बनाता है, एंड इसमें काउंसलर होते हैं। तो यहाँ पे कौन होता है, काउंसलर इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। जो काउंसलर होता है इसे हेड कौन करता है, प्रेसिडेंट। वहाँ पे कौन था, मेयर। यहाँ पे इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट, यहाँ पे चेयरमैन को बोलते हैं प्रेसिडेंट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से मेयर बोलते हैं, एंड इसको असिस्ट कौन करता है, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे मेयर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी बड़ा रोल होता है। तो प्रिसाइड करता है, और उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, प्रिसाइड भी करता है काउंसिल की मीटिंग को, और एग्जीक्यूटिव पावर भी है।
स्टैंडिंग कमेटी क्या बनती है, दे क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, ये डील करती है पब्लिक वर्क, टैक्सेशन, हेल्थ एंड फाइनेंस। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, एंड इसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। फिर आते हैं हमारे नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये फास्ट डेवलपिंग टाउन में होती है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे जो टाउन है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहा है, वहाँ पे होती है नोटिफाइड एरिया कमेटी के। मतलब अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं आई कि म्यूनिसिपैलिटी बना सके, तो वहाँ पे नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दे, मतलब एक तरीके से ट्रांजिशनल एरिया है देखा जाए तो ये। ठीक है, ये वर्क करती है, फंक्शन करती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट म्युनिसिपल एक्ट, और दोज प्रोविजन द एक्ट अप्लाई टू इट व्हिच आर नोटिफाइड द गवर्नमेंट गैजेट। मतलब जो स्टेट का जो म्युनिसिपल एक्ट है वो सब अप्लाई होता है, लेकिन वही चीज़ें अप्लाई होती है जो गवर्नमेंट गैजेट से निकाले कि यही चीज़ अप्लाई होगी, सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। तो ये एंटायरली क्या होती है, नॉमिनेटेड बॉडी होती है, तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। तो कभी हमने नहीं देखा होगा कि ये इलेक्शन हो रहा है नोटिफाइड एरिया कमेटी के, तो ये हमेशा इसका नॉमिनेशन ही होता है। तो ये ना ही ये इलेक्टेड बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लेती है जिस जो ट्रांजिशनल एरिया है उसमें। फिर टाउन एरिया कमेटी होती है, एंड या तो ये तो होली इलेक्टेड होगी या होली नॉमिनेटेड होगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, या पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। तो टाउन एरिया कमेटी डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे, वो किस तरीके से इलेक्ट करना चाहते हैं कि नॉमिनेट करना चाहते हैं, या आधे इलेक्ट करेंगे आधे नॉमिनेट करेंगे। तो ये किसके लिए होता है, स्मॉल टाउन के लिए होती है, सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, छोटे छोटे टाउन के लिए। तो यहाँ पे ड्रेनेज, रोड्स, छोटे मोटे काम करते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग, कंजर्वेंसी, इस टाइप की चीज़ें फोकस करते हैं। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर अलग से एक्ट बनाती है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जितने भी फंक्शन होंगे टाउन एरिया कमेटी का स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा डिफाइन करती है। अभी हमने देखा था टाउन एरिया कमेटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है हमारी ऐसे ही स्टैब्लिश कर लेती है, इसमें कोई एक्ट नहीं पास करती है स्टेट गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन जब टाउन एरिया कमेटी होती है इसके लिए सेपरेट एक्ट पास होता है, फिर से स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा, इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड होगा, सब स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। एंड कैंटोनमेंट बोर्ड ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो, ठीक है, ये तो डिफेंस वाले एरिया में, कैंटोनमेंट वाले एरिया में होती है। ये पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जब तक मतलब उनको हटाया ना जाए वहाँ से, वो मेंबर रहते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। जो भी उस स्टेशन में जो भी मिलिट्री ऑफिसर होगा, जो भी स्टेशन को कमांड कर रहा होगा, वो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होगा उस बोर्ड का। जो मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन, ही विल बी द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। फिर हमारा था टाउनशिप, इट्स अर्बन गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया जाता है बाय द लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस to provide करते हैं civic amenities to the staff and worker who live in a housing colonies built near the plant। तो कई लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल IOCL है, ठीक है, वहाँ पे जो स्टाफ रह रहा है उसको सिविक अम्यूनिटीज प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, तो ये देखता है इट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउनशिप, और इसको एडजस्ट किया जाता है बाय सम इंजीनियर्स एंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ। तो टाउनशिप जो इसमें होता है कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होता है, जो भी एंटरप्राइज का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसी का एक्सटेंशन होता है ये टाउनशिप। जैसे IOCL है, ठीक है, उसी का उसको मैनेज करना, उसको स्टाफ को अम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसके लिए अलग से टाउनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, होती है डायरेक्टली नॉमिनेटेड बॉडी होती है, उसमें कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है। फिर आता है पोर्ट ट्रस्ट, तो जैसे कहाँ पे पोर्ट में, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट हैं, तो यहाँ पे कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर, तो ये पोर्ट्स को मैनेज करते हैं, वहाँ पे सिविक अम्यूनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिमिलर होता है इनका काम म्यूनिसिपैलिटी की तरह, इनमें कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं पोर्ट ट्रस्ट में। फिर बात है स्पेशल पर्पस एजेंसी, तो ये गवर्नमेंट जब जरूरत पड़ती है तब बना देती है, तो स्पेशल पर्पस एजेंसी मल्टीपर्पज एजेंसी बना दिया जाता है। ये सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का लेजिटिमेटली जो काम म्यूनिसिपैलिटी को बिलोंग करना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी को और अदर लोकल अर्बन गवर्नमेंट को स्पेशल पर्पज एजेंसी को दिया जाता है। तो या तो ये सिंगल पर्पस होती है, यूनिपर्पस स्पेशल पर्पस एजेंसी, इनको फंक्शनल लोकल बॉडीज भी बोलते हैं। तो दे आर नोन एज सिंगल पर्पस, यूनिपर्पस, स्पेशल पर्पस एजेंसी, फंक्शनल लोकल बॉडीज। तो ये बॉडी कैसे स्टैब्लिश की जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाता है, उस तरीके से स्टैब्लिश है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से बनाई जाती है, ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है, एंड उनको अलग से काम दिया जाता है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उनसे अलग दिया जाता है। तो ये जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज उनके सबऑर्डिनेट में काम नहीं करती, उनके अलग से काम मिलता है, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट जो देती है। तो इंडिया में देखें तो 3 टाइप का म्यूनिसिपल पर्सनल सिस्टम है। तो जो पर्सनल है, जो अर्बन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वो इन तीनों टाइप में से एक ही होगा। सेपरेट पर्सनल सिस्टम में होता है हर एक लोकल बॉडी अपॉइंट करके एडमिनिस्टर करके कंट्रोल करके अपने पर्सनल को, तो ये दूसरे लोकल बॉडी में ट्रांसफर नहीं करते। सबसे ज़्यादा यही प्रेवलेंस सिस्टम है कि आपने खुद ही कंट्रोल, आपने क्या किया, अपॉइंट किया, एडमिनिस्टर किया, कंट्रोल किया अपने पर्सन को, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरी बॉडीज में, दूसरे लोकल बॉडीज में। ठीक है, तो ये फोकस अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी कि लोकली लोग हैं, लोकली लोग काम कर रहे हैं, अनडिवाइडेड लॉयल्टी दिखाता है कि हम यहीं के रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे।
फिर होता है यूनिफाइड, तो ये तो सेपरेट पर्सनल सिस्टम कि आपका सिस्टम अलग है, आप दूसरे जो पंचायत है या म्यूनसिपलिटी है उसमें अपने पर्सनल को ट्रांसफर नहीं करोगे। फिर आता है हमारा यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। तो सिस्टम में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, कंट्रोल करता है म्यूनसिपल पर्सन को। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज है, कार्ड्स क्रिएट किए जाते हैं अर्बन बॉडीज के स्टेट्स में। तो ये क्या करते हैं, एक सपोज एक कार्ड से दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, मध्य प्रदेश में, तो आप अभी इस म्यूनसिपल बॉडी में आपको ट्रांसफर कर देगा दूसरे में। सेपरेट पर्सनल सिस्टम में आप अलग हो, आपको कभी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जिस म्यूनसिपल बॉडी में, जिस लोकल बॉडी में उसी में रहो। यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है आपको। तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम है। तो इस सिस्टम में क्या है, जो भी पर्सनल होंगे स्टेट गवर्नमेंट के और जो लोकल बॉडीज के, वो सेम सर्विस के पार्ट होंगे। इन मीन्स ये म्यूनसिपल पर्सनल होंगे, ठीक है, वो मेंबर्स होंगे स्टेट सर्विसेज के, और ये ट्रांसफर हो सकते हैं लोकल बॉडीज के बीच में, ऑल्सो बिटवीन द लोकल बॉडीज। मतलब एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज में जो पंचायत है एंड जो पंचायत लेवल पे है, वो आपस में भी ट्रांसफर हो सकते हैं एंड यहाँ ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, फिर आ सकते हैं लोकल लेवल पर काम करने। ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। तो कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है यहाँ पे सिविल सर्विसेज, लोकल सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में। तो ये उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, यहाँ इस वाले एरिया में चलता है यहाँ पे। तो हमारी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्टैब्लिश की थी 1954 में अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैब्लिश की थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो सेल्फ गवर्नमेंट टर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस, एंड इसको स्टैब्लिश कर दिया था गवर्नमेंट में बाय द 1980s। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ही ऑलरेडी सेल्फ के लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको सेल्फ हटा दिया था, सिर्फ इसे बोलते हैं दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन 1954। जो काउंसिल होती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसे एडवाइजरी बॉडी। तो इसमें कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्टेट। तो जितने भी देखो सेंटर पे जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है एंड लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो सारे इसके मेंबर होते हैं। एंड जो यूनियन मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होता है। इस यूनियन मिनिस्टर होगा ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल क्या करती है, जो भी पॉलिसी मैटर उनको देखती है एंड प्रपोजल देती है लेजिस्लेशन के क्या क्या बना सकते हो, कॉपरेशन स्टैब्लिश करती है स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट के बीच में, एंड कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है एंड रिकमेंड करती है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए लोकल बॉडीज को। और जो भी लोकल बॉडीज ने जो काम किया है, ठीक है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ जो भी पैसा दिया उससे क्या काम किया उसको रिव्यू भी करती है। सेंट्रल काउंसिल लोकल गवर्नमेंट सेट अप इन 1954 में अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकल गवर्नमेंट हमारे स्टेट सब्जेक्ट है, मेंशन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।